हुआ ये है कि यूएसए में यूएसए के कई सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो हैक हुए हैं। तो हैक कैसे हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। और ये आईटी का टॉपिक है। आईटी का टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है यूपीएससी में। तो हम सब बात समझा रहे हैं कि हुआ क्या है और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो है जो आप लोग को जानने चाहिए। ये जो हैक हुआ इसको बोलते हैं सोलार विंड हैक। तो पहला पॉइंट उठता है कि व्हाट इज सोलार विंड। वन क्वेश्चन नंबर वन। दूसरा बात यह है कि किसके ऊपर डाउट है इस हैक का। हैक का डाउट जो है वो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका नाम है एसवीआर, उसके ऊपर में डाउट है। क्यों डाउट है रशिया के ऊपर में? क्योंकि द अटैक इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। जो सरकारों के पास जो पावर है ना वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता है और छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के पास में। तो ये वो उनके पास सबसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट्स के पास में होते हैं। और रसिया इसके लिए बदनाम है, रसिया नॉर्थ कोरिया। तो ये रिपीट कर रहे बात हुआ क्या है कि यूएसए के कई सारे डिपार्टमेंट जो हैं उनके ऊपर में साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक तो कौन सा ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड हो सकता है, होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पेंटागन, डिफेंस। मतलब कितना बड़ा अटैक है उसके बारे में भी उतना उतना पता भी नहीं चल रहा है। समझा रहे बात को, समझिएगा। बात मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है, आप देखिए इंडिया में भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि इंडिया का जैसे डिफेंस का जो साइट था ना उसको डिफेस कर दिया गया था, वहां पे कुछ मैसेज आ गया था। होता है, ये सब होते हैं। बात क्या है? बात यह है कि यहाँ पे हमारा डिफेंस का एक सर्वर है, यहाँ पर डिफेंस का वेबसाइट है। हो सकता है डिफेंस पर्सनल के सैलरीज हो सकता है इस पे ये भी हो कि कितने आर्म और एम्यूनिशन कहाँ पर है जिसको कहीं से भी देखा जा सके। सब पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे डेटा कहीं ना कहीं तो डेटा सेंटर होगा। अब डेटा सेंटर यहाँ पर अगर ये डिफेंस का है, सोचिए एक और ये बनाते हैं हम लोग यहाँ पे होम डिपार्टमेंट का यहाँ पर है। तो ये क्या है? सर्वर है। तो सर्वर है, हम इस तरह से बना दे रहे हैं फिलहाल कि ये सर्वर है। अब इस सर्वर में अटैक जो हुआ है इसको बोल रहे हैं सोलार विंड हैक। तो कैसे होगा? पहले हम लोग एक बात समझते हैं, टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ सिखा रहे हैं, दैट इज फायरवॉल। फायरवॉल अगर किसी को पता है तो हमको बोलिएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज फायरवॉल? अच्छा बोलिए ममता, एकदम शॉर्ट में बोलिए जो भी बोलना है। सर ब्राउजर है सर। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रही है। अच्छा छोड़ दो। अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं। इट इज नॉट ब्राउजर। द ब्राउजर इज फायरफॉक्स। इट इज नॉट फायरवॉल। ठीक है, फायरफॉक्स। तो चलिए एक क्वेश्चन और उठता है, फायरफॉक्स जो ब्राउजर है वो किस कंपनी का ब्राउजर है? सर वो एंटीवायरस था ना सर। अच्छा आप छोड़ दीजिए आप। हाँ, कोई ये बता सकता है कि फायरफॉक्स जो है वो किस कंपनी का ब्राउजर है? नो वन। आश्चर्य है, इतना टेक्नोलॉजी से इतना दूरी। अच्छा, इट इज मौजिला। हम जो जो बोल रहे हैं याद रखना है। इट इज मौजिला, कंपनी का नाम है मौजिला। द ब्राउजर इज फायरफॉक्स एंड दिस ब्राउजर इज ओपन सोर्स। मेरा बात सब ध्यान से सुनते चाहिएगा। काम मेरे पास चूंकि कम थोड़ा हो गया है, मेरा लोड थोड़ा वो संभाल लेगी ममता, तो हम थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं अब। तो जो टॉपिक पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करते चले जाए। इट इज ओपन सोर्स एंड नाउ व्हाट इज ओपन सोर्स? तो ओपन सोर्स क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोडिंग होता है। कोडिंग, ये जो आप लोग को यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये दिस इज अ डॉक्यूमेंट, यस। हम कुछ इसमें लिखे हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन हम क्यों लिख पाए हैं? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है जो हमको लिखने का परमिशन दे रहा है, जो बटन्स वगैरह वहां पे बनाया गया है। तो ये या जूम पे जो हम काम कर रहे हैं, आप जूम जब इंस्टॉल किए तो जूम का एक फाइल डाउनलोड होता है, जनरली विंडोज में बोलते हैं .exe। तो .exe फाइल जो होता है, दिस इज सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है जूम .exe, ये सॉफ्टवेयर लिखा गया है
और लिख करके उसको फिर कंपाइल किया जाता है। नॉर्मल बात बता रहे हैं, एक पहले कोडिंग होता है। आप लोग अगर सी प्लस प्लस जावा कुछ भी सीखे हैं तो एक कोडिंग होता है, कोडिंग को उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के बाद एक छोटा सा फाइल जनरेट होता है, बड़ा भी हो सकता है। दैट फाइल इज कॉल्ड ऐप, जिसको आप बोलते हैं ऐप। तो ये जो है या फिर आप सॉफ्टवेयर बोल लीजिए इन जनरल सेंस। तो हाँ, अगर कोई कंपनी कोई ऐप बनाती है और उस ऐप को बनाने के लिए क्या कोडिंग हुआ है वो आपको बता देती है, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। सबको बता देती है, जिसको जिसको देखना है देख लो, दैट इज ओपन सोर्स। तो ये ओपन सोर्स ब्राउजर है, यानी कि आप इसका कोडिंग देख सकते हैं कि ब्राउजर बनाने के लिए क्या लिखा है। और देखने से क्या फायदा है, आप उस ब्राउजर का कोडिंग को ले लीजिए, बना बना ब्राउजर मिल गया, आप उसका कोडिंग को थोड़ा चेंज कर दीजिए, तो आप दूसरा ब्राउजर भी साथ में खड़ा कर सकते हैं। ओपन सोर्स ब्राउजर में ये आप कर सकते हैं। ओपन सोर्स का कोई लिमिट नहीं होता, वो आप उसमें जोड़ लीजिए कुछ नया बना दीजिए। तो मोजिला फायरफॉक्स इज ओपन सोर्स ब्राउजर। तो इसीलिए उसमें क्या होता है ना कि उसमें नए नए प्लगइन्स, मतलब उसको फंक्शनलिटी को बढ़ाना। आप मोजिला फायरफॉक्स को अगर चाहेंगे कि वो सफारी जैसा दिखे तो दिखेगा, अगर चाहते थे आप एज जैसा दिखेगा, क्रोम जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोड को लोग पढ़ लेते हैं और उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो वैसा हो जाता है। खैर, तो एक तो अलग ही जगह पे हम आ गए। तो मोजिला फायरफॉक्स से इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, बट चूंकि बात उठ गया तो हम बता दे रहे हैं। अब आते हैं वापस हम लोग फायरवॉल। व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल क्या है, आप ऐसे समझिएगा कि हम इस टॉपिक को एक कवर करने के पीछे यहाँ पे एक रीजन भी है कि पहले हम कंप्यूटर साइंस जब पढ़ाते थे क्लास में तो ये कंप्यूटर साइंस के एक चैप्टर में पढ़ा देते थे। अब हम नहीं पढ़ाएंगे कंप्यूटर साइंस, हम इसी तरह का टॉपिक में सारे के सारे बातों को कवर कर देंगे। तो ये हमारा नेट है। तो ये नेट है, इस नेट में आपको पता है कि ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। मेरा कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है। ये सरकारी कंप्यूटर था, ये डिफेंस का था, हमारा डिफेंस का, और ये कंप्यूटर था होम मिनिस्ट्री का था। मेरा भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। अगर चलिए यहाँ भी कंप्यूटर बनाते हैं हैकर का। ये हैकर का कंप्यूटर है, तो ये हैकर के पास रास्ता तो है यहाँ पहुंचने का। तो रास्ता पहुंचने के लिए है डिफेंस में क्या, वो टेक्निकली अगर बहुत साउंड है तो देखने की कोशिश कर सकता है। तो होता क्या है कि एक फायरवॉल होता है। दिस फायरवॉल, ध्यान से सुनते रहिएगा, दिस फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड इनकमिंग कनेक्शंस। जितना जितना बोल रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में बैठा लीजिए। इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड इनकमिंग कनेक्शंस। तो ये क्या है, अब यहां पे सोचिए डिफेंस वाले लोग, यहाँ पे एक गूगल का एक बड़ा सा एक सर्वर है। तो ये क्या करते हैं, गूगल से कनेक्शन लेते हैं, यहां से गूगल से कनेक्शन ले लिए, गूगल से डेटा आ रहा है, लेकिन यहां से मांगा गया है डेटा, तब गूगल से डेटा आ रहा है। लेकिन गूगल डेटा भेज तो जरूर रहा है, लेकिन भेज करके इसका डेटा नहीं देख सकता है। ये डिफेंस वाला ब्राउजर में जो डेटा डालेगा वो डेटा निकल करके जाएगा उतना ही, ये गूगल इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये कंप्यूटर अगर इसको एक्सेस करना चाह रहा है, एक्सेस करना, तो ये फायरवॉल जो होगा वो रोक देगा, प्रिवेंट करता है ना, नहीं घुसने देंगे। क्या बोले हम, बोले अनऑथराइज्ड इनकमिंग कनेक्शंस। ऐसे कैसे काम होता है, डेटा का आना जाना होता है। मेरा कंप्यूटर है, हम गूगल से कनेक्शन लिए हैं, यहाँ पे सर्च मारे, मेरा डेटा यहाँ पे गया, वहां से रिस्पॉन्स किया, दिस इज रिक्वेस्ट, और यहाँ से रिस्पॉन्स गया, रिस्पॉन्स मेरे कंप्यूटर में आ गया। लेकिन रास्ते तो बने हैं, तो ये हैकर जो होगा कोशिश करेगा। तो एक होता है फायरवॉल, फायरवॉल में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एक हार्डवेयर का हम फायरवॉल दिखाए हैं जो इनकमिंग कनेक्शन को रोक देगा। एक और क्या होता है, मेरे कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है, मेरे कंप्यूटर में एक फायरवॉल है दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर को प्रोटेक्शन में है। ये जहां जिस लैपटॉप में हम ले रहे हैं, इस लैपटॉप में फायरवॉल है। ये लैपटॉप का फायरवॉल, अगर कोई भी इनकमिंग कनेक्शन बाहर से आएगा तो उसको वो ब्रीच करने की कोशिश करेगा। अगर ब्रीचिंग, तो मेरा पूरा सारा का सारा कंप्रोमाइज हो जाएगा, मेरा फोटो वगैरह कुछ भी है। हम नहीं चाहते कि कोई फोटो कोई भी देख ले, लेकिन वो जो होगा वो ब्रीच, अगर ब्रीच हो गया तो डेटा निकल जाएगा यहाँ से। तो ये सिक्योरिटी बड़ा जरूरी है यहाँ पे। तो फायरवॉल जो है, फायरवॉल
इनकमिंग कनेक्शन को वो प्रिवेंट करता है। कई बार आप देखेंगे कोई वेबसाइट जो होता है वो वेबसाइट नहीं खुलता है और उसमें वो लिखे रहता है, आपका ब्राउजर लिख के देता है चेक योर फायरवॉल सेटिंग्स। वो आपको कनेक्शन ही वो नहीं लेने दे रहा वेबसाइट को आपका कंप्यूटर से, तो आपको फायरवॉल का सेटिंग में बोलता है चेक कर लीजिए कि आप फायरवॉल से तो नहीं रोक रहे हैं उसको। खैर, तो ये क्या बोले हम कि फायरवॉल, क्या आप फायरवॉल को डिफाइन कर रहे हैं। फायरवॉल पहले बोल दिया, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड इनकमिंग कनेक्शंस। तो फिर बात यह है कि फायरवॉल टूटेगा कैसे। फायरवॉल को तोड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ट्रोजन। ट्रोजन, ट्रोजन ही बोलते हैं। ट्रोजन कई तरह के हो सकते हैं, लाखों करोड़ों ट्रोजन है दुनिया में, लेकिन अगर काम उसका केवल ये है कि किसी दूसरा कंप्यूटर का कनेक्शन लेने के लिए वो अलाउ करवा दे, तो उसको बोलेंगे ट्रोजन। ट्रोजन इज नॉट अ वायरस। वायरस क्या है? वायरस आपका फाइल डिलीट कर सकता है, शॉर्टकट बना सकता है, वो अचानक से गाना प्ले कर सकता है, आपको परेशान कर देगा, लेकिन वो इसलिए नहीं बना हुआ है कि आपका कंप्यूटर का डेटा को किसी को लेने दे, इसलिए नहीं बना हुआ है। वायरस पता चल जाता है कि वायरस मेरा कंप्यूटर में तो वायरस है, लेकिन ट्रोजन जो होता है वो पता नहीं चलता, शांति से पड़े रहता है आपका कंप्यूटर में और किसी पार्टी को आपका कंप्यूटर में कनेक्शन लेने देता है। तो दिस इज अ सिक्योरिटी ब्रीच। तो अब ट्रोजन कहां से आते हैं? हम एक चैप्टर ही पढ़ा दे रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक। अगर बाई चांस हम पूरा नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो फिर वो ममता संभालेगी, मतलब जो बचेगा, लेकिन हम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, समझ लीजिएगा आप। तो बात ये है कि आते कैसे हैं ट्रोजन? जो है वो आता है मोस्टली हमारे कंप्यूटर में थ्रू पायरेटेड एप्स। पायरेटेड एप्स। अब ये पायरेटेड एप्स कैसे आएगा? आप अपना लैपटॉप में, हम जिस ये पे पढ़ा रहे हैं आपको, जिस कंप्यूटर पे और जिस सॉफ्टवेयर पे, MS वर्ड, इसका हमको हर साल 5,000 रुपए देना पड़ता है, हर साल। अगर आप चाहेंगे तो ये फ्री में आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई साइट में आपको जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, मिल जाता है फ्री में, काम करता भी है, क्रैक भी हो जाता है। बट एक बहुत बड़ा इश्यू है कि वो जो सॉफ्टवेयर, जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, दैट इज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, तो क्रैक्ड जो सॉफ्टवेयर है, उस क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में अक्सर एक ट्रोजन होता है। तो हमारा काम है वर्ड यूज करना, हम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो क्या करता है, हमारा कंप्यूटर जो उसको बनाया, मतलब MS वर्ड से exe फाइल डाउनलोड करेगा वो लोग, उसको चेंज करेगा ताकि आपका कंप्यूटर में चल सके, पहला बात कि चल सके, तब तो आप यूज करेंगे, और उसमें एक ट्रोजन डाल देगा। वो ट्रोजन क्या करेगा, वो लोग जब आपका कंप्यूटर, वो लोग बताएगा, वो ट्रोजन बताएगा कि हम यहाँ पे हैं, और वो लोगों के लिए वो रास्ता खोल देगा, फायरवॉल ब्रीच कर देगा, और वो लोग फिर आपका कंप्यूटर से डेटा चुरा पाएंगे। तो ये ट्रोजन जो होता है, ये मोस्टली थ्रू पायरेटेड ऐप से आता है। कभी कभी क्या होता है, आप किसी वेबसाइट में जाएंगे, उस वेबसाइट में लिखा हुआ रहेगा योर कंप्यूटर हैज वायरस, वी हैव डिटेक्टेड 10 वायरस, स्कैन टू कंटिन्यू। आप देखिए, अरे वायरस है, स्कैन। स्कैन जैसे आप करेंगे वैसे ही क्या होगा, कुछ डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा, मत कीजिएगा, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो परमिशन मांगेगा, इंस्टॉल। आप सोचेंगे स्कैन कर रहा है, दे देते हम तो, हाँ करने का, यस इसका तो आदत है, यस यस, और वो इंस्टॉल कर लेगा। और इंस्टॉल करके भी वो हो सकता है कि वो वो उसमें ट्रोजन हो। तो कई सारे रास्ते हैं पायरेटेड ऐप, वन। सेकेंड कि आप ऐसा वेबसाइट में जा रहे हैं जो इसी तरह का काम करता हो, और पर्टिकुलरली ऑन द पोर्न वेबसाइट्स। तो कई सारे रास्ते हैं जिससे कि आप इसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज है पायरेटेड एप्स। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि ऐप खुद ही बड़े महंगे हैं। टैली का कीमत करीब करीब 20-30 हजार रुपया तक पड़ जाता है, फोटोशॉप भी 20,000। तो लोग कितना खरीदेंगे, बात ये भी है। तो लोग क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करवा लेते हैं, ठीक है कर लो चोरी, मेरा काम तो होना चाहिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। जनरली लोग इसी में चोरी होता रहता है, और नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा डेटा से रियलिटी में किसी को कुछ खास मतलब है नहीं। एनीवे, अगर आप इससे बिल्कुल बचना चाहते हैं और पैसा भी नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो ऑलवेज यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स that comes with GNU license.
अगर मेरे से पूछिएगा तो हम बता सकते हैं कि मतलब अगर पर्सनल कभी यूज होगा कि हमको ये काम करना है, कौन सा हम सॉफ्टवेयर यूज कर ले, तो एक दो एग्जांपल दे रहे हैं। आप वर्ड के जगह में आप यूज कर लीजिए ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस वर्क्स करेगा काम। तो ये फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, काम कर जाता है। अगर आप नहीं तो आप क्या करते हैं, गूगल सीट भी, गूगल का भी आता है, गूगल डॉक, गूगल सीट, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसका कम से कम आपको एक खतरा खत्म हो जाएगा। अगर आप फोटोशॉप, फोटो का काम करना चाहते हैं, फोटोशॉप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर आता है GIMP, उसमें आपका काम हो जाएगा। काम हो जाता है, नॉर्मल काम हो जाता है। फोटोशॉप जैसा किसको काम करना होता है, फोटोशॉप जैसा काम करके पैसा कमाना होगा तो पैसा खर्च भी करना ठीक ही है। खैर, तो हम क्या बोले, हम बोले कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहे थे। तो इस डिफेंस का साइट में अगर किसी को हैक करना हो, चलिए अब हमको आप लोगों से अब पूछेंगे, ये डिफेंस का साइट को हैक करना है, आप लोगों में से कोई हैकर है तो आप लोग का फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि उस डिफेंस का जो सर्वर है उसको कैसे हैक करेंगे, क्या करना पड़ेगा? हाँ काजल बोलिए। सर कोशिश करेंगे कि कोई पायरेटेड ऐप वो डाउनलोड करें जिसमें ट्रोजन हो। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा बात है, एकदम सही है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें किसी भी तरह से एक ऐप चल जाए जिसमें एक ट्रोजन हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि ये जो डिफेंस वाले लोग हैं जो वहां पे बैठते हैं, वो लोग इवन ये जो आईबी वाले लोग हैं, लोग स्मार्टफोन भी नहीं यूज कर रहे हैं, छोटा वाला फोन यूज कर रहे हैं, फीचर फोन। तो आसान नहीं है ये काम करना कि आप यहाँ पे डलवा देंगे जा करके, ये लो ना डाउनलोड कर लो, ना ना, वो इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, नहीं होगा वो चीज। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ट्रोजन आप लाएंगे कहाँ से, उनको इंस्टॉल कहाँ से कराएंगे। तो इसमें जो हैक हुआ है सोलार विंड हैक, इसमें खूबी क्या है बता रहे हैं। खूबी क्या है कि डिफेंस वाले लोगों का, होम मिनिस्ट्री का और सारे के सारे जहां जहां ट्रेजरी का, जो इसको बड़ा बड़ा दिमाग लगाया है, इसमें बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। किया क्या है ना कि यहाँ पर एक और कंप्यूटर बना रहे हैं, ये सोलार विंड कंपनी का है, सोलार विंड कंपनी। ये सोलार विंड जो कंपनी है, एक कंपनी, एक ओरियन नाम का इसका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ओरियन नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाती है। और किसको बेचती है? होम मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री को ये ओरियन नाम का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बेचती है। तो ये लोग जो हैकर लोग थे, वो हैकर लोग क्या के, ध्यान से समझिएगा, इसको इसको बोल रहे हैं थर्ड पार्टी हैक है ये, सप्लाई चेन हैक, सप्लाई चेन अटैक। ध्यान से समझ लीजिएगा जो बोल रहे हैं कि ये क्या है ना कि यहां पर जो एक कंपनी है सोलार विंड, ये एक सॉफ्टवेयर बनती है ओरियन। ओरियन सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर इन लोगों को देती है। ओरियन सॉफ्टवेयर में, ओरियन मतलब इस कंपनी का, इस ओरियन सॉफ्टवेयर में एक सन बोस्ट नाम का एक ट्रोजन घुसा दिया गया। इस कंपनी का ओरियन सॉफ्टवेयर कहां पे है? यहां पे डाउनलोड है, यहां पे डाउनलोड है, डाउनलोड है। तो कोई भी कंपनी और सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है, जो अपडेट है उस अपडेट में एक सनबर्स्ट, उसका नाम सनबर्स्ट दिया गया है। सनबर्स्ट जो है एक ट्रोजन इसमें घुसा दिया गया, इसमें वो ओरियन सॉफ्टवेयर का अपडेट में चला गया। ये कंपनी काफी दिनों से इन लोगों के साथ काम कर रही है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। अब ये कंपनी जब यहाँ पे अपडेट करवाई इन लोगों का सर्वर को, तो वहां पर वो ट्रोजन भी चला गया। तो डायरेक्ट अटैक नहीं है, डायरेक्ट अटैक नहीं है, ये अटैक सप्लाई चेन अटैक है। ये लोग सप्लायर है, सप्लायर को अटैक करो पहले, और सप्लायर के थ्रू जो होगा, यहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर जो होंगे हम हैक कर लेंगे। तो इस तरह से सारे कंप्यूटर में ओरियन सॉफ्टवेयर है, ओरियन में अपडेट हुआ, अपडेट से ट्रोजन आया। ट्रोजन का नाम है सोलार विंड, सोलार विंड कंपनी का नाम है, ट्रोजन का सनबर्स्ट, और सनबर्स्ट से ये पूरा का पूरा हैकिंग हो गया। तो ये बहुत बड़ा हैक है ये अमेरिका का, और इस पे रसिया के ऊपर में डाउट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम आप लोग को बता दिए हैं, सारा का सारा बात समझ आ गया होगा। अब इसमें है कि अब कंपनी क्या कर रही है। अब कंपनी एक सॉफ्टवेयर बना रही है, उसको बोलते हैं पैच। नाम सब याद रखिएगा, हम हाईलाइट किए जानबूझ करके। पैच, पैच क्या है?
पैच एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो पुराना सॉफ्टवेयर में अगर कोई बग हो, कोई एरर हो, तो उसको वो ठीक करता है, ताकि जब यहाँ पे ये जो ट्रोजन है वो ट्रोजन इनइफेक्टिव हो जाए। इसके लिए वो एक पैच बनाई है। पैच क्या होता है? एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट को दूर करता है। दिस इज कॉल्ड पैच। तो एक टॉपिक जो हुआ आप लोगों को हम कवर कर दिया। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। किसी कुछ डाउट तो नहीं रह गया? रहेगा तो बोल दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। क्या है? आप लोगों को याद है, फेसबुक, अमेजन, एप्पल और गूगल, ये 4 कंपनियां हैं। ये 4 कंपनियां जो है वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि यूएसए में इनके ऊपर में लगाम लगाने का कोशिश किया जा रहा है। ये कंपनियां मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस कर रही हैं, कोशिश कर रहे कि इनके आगे कोई भी इनके सामने खड़ा ना हो जाए। एक बरगद का पेड़ जिसके नीचे कोई ना फल फूल सके। तो सबका अपना अपना तरीका है। फेसबुक कंपटीशन को खा जाती है, खरीद करके खा जाती है, और ये जो ऑफर करती है उस ऑफर को रिफ्यूज करना आसान नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि डर भी लगता है कि ये फेसबुक जो होगा हम लोग को बर्बाद कर देगा। उसके पास बहुत बड़ा यूजर बेस है और वो दूसरे ऐप को प्रमोट कर सकता है। अमेजन जो है वो सेलर लोगों के ऊपर में बहुत टफ नेगोशिएशन करती है, और बीच में तो डिस्काउंट्स वगैरह दे करके भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही थी। एप्पल जो है वो अपना ऐप को वो प्रमोट करता है, अपने उसका जो उसका भी एक जैसे गूगल प्ले होता है ना, इसी तरह से इसका भी ऐप स्टोर है, एप्पल ऐप स्टोर। तो उसमें भी अपने आप को प्रमोट करता है। और गूगल जो है चाहता है कि कोई भी डिवाइस बने उसमें गूगल ही सर्च इंजिन हो। तो ये सब लोग अपना अपना तरीका से काम कर रहे हैं। आप लोग ये सब पढ़ा चुके हैं। और तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि फेसबुक के ऊपर में 2 कंपनियों को खरीदने को लेकर के बात चल रहा है कि ये वापस करो ये कंपनियों को, ये जो खरीदा गया इसको डील को रद्द करो। तो कंपनियां कौन सी हैं, बता सकते कोई? फेसबुक कौन सा 2 कंपनी को खरीदी थी जिसको लेकर के इसके ऊपर में चार्ज लग रहा है? बड़ा आसान क्वेश्चन पूछे। अच्छा, कोई नहीं बता पा रहा है। 2 कंपनी का भी पुराना न्यूज है ये। एक तो है व्हाट्सएप जो था एक अलग कंपनी थी ये, और उसको खरीदा गया, और एक खरीदा गया इंस्टाग्राम। तो ये दोनों को खरीदने के पीछे कारण है उसका मार्क जुकरबर्ग का स्टेटमेंट है कि कंपटीशन करने से अच्छा है कंपटीशन को खरीद लिया जाए। तो ये मतलब ये यही पॉलिसी में लोग चल रहे हैं। इसमें काफी डेटा इस बार मिलेगा इस आर्टिकल में कि ये लोग कितना तेज खरीदारी करते हैं। शायद अगला वाला में आएगा ये। मतलब हर साल 100-200 कंपनियां ये लोग खरीद लेते हैं। तो यूजर पर भी इम्पैक्ट है इसका। यूजर तो ये कितना इतना ग्रो करके इनको क्या फायदा है? तो यूजर का सारा डेटा इनको मिलता है। और पहले व्हाट्सएप में था कि आपका जो व्हाट्सएप से रिलेटेड जो डेटा होगा वो कोई रीड नहीं करेगा, बट अभी पॉलिसी चेंज हो गया है और आपका डेटा रीड किया जाता है। तो ये नहीं जो आप मैसेज करते हो वो नहीं, आपकी एक्टिविटीज को रीड किया जाता है। तो मैं जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह, तो ये जो है ये
तो यूजर का जो डेटा है उसका प्राइवेसी का भी नुकसान होता है। ये हम पढ़ा चुके हैं, पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन बार बार न्यूज आ रहा है इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज ट्रैकिंग। ट्रैकिंग आप लोगों को पता है। अच्छा, पहले तो हमको ये बताइए कि ये जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम आप लोग बता सकते हैं? व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल? कोई नहीं। एप्पल कंपनी, बोलिए। सर गेस करेंगे सर, नहीं पता है लेकिन फिर भी। अच्छा, बोलिए, आपका सर मैकिन्टोश। हाँ, एक तो मैकिन्टोश है, दैट इज करेक्ट। मैकिन्टोश इज लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। बट व्हाट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? अरे, टेक्नोलॉजी में आप लोग वीक हैं। हम कहाँ बहुत कुछ उधर उधर पढ़ा रहे थे, टेक्नोलॉजी को इग्नोर ही कर रहे थे। हम सोचे कि नया जनरेशन है तो टेक्नोलॉजी पर तो पूरा कमांड होगा, क्योंकि यंग लोग बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी सीखते हैं और हमेशा जो एज बढ़ता है तो लोग बाहर होते चले जाते हैं। हाँ काजल? सर वो कर्नल कुछ लिखा रहता फोन में अबाउट में, नहीं नहीं, केर्नल इज अनदर थिंग। केर्नल बोल रही है ना, केर्नल आप बोल रही है, केर्नल इज अनदर थिंग। बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से आप लोगों के जनरेशन के लिए। इट इज iOS। iOS, दिस इज एप्पल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम पहले एक्चुअली इसका फुल फॉर्म था आईपैड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी ये वो सब नहीं रहा, अब है ये iOS, सिंपल iOS और कुछ नहीं। इसका फुल फॉर्म नहीं होता है iOS। तो एप्पल का जो फोन आता है ना उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए, आप लोग एक क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं, आप लोगों के जो फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाथ उठाइएगा, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों के फोन में? एक हाथ उठा आखिरकार, फाइनली। अभी भी बिल्कुल सब लोग शांत। अच्छा, बोलिए देव, बोलिए। एंड्रॉइड। इट इज एंड्रॉइड। कितना आसान क्वेश्चन है, इट इज एंड्रॉइड। तो आपका फोन में है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लोग एप्पल का फोन रखते हैं उनके पास होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक बीच में माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, बट वो लोग विड्रॉ कर लिया, विंडोज, वो लोग विड्रॉ कर लिया। अभी दो ही डोमिनेंट है, दे आर एंड्रॉइड। चलिए, क्वेश्चन और बता ही दीजिए। एंड्रॉइड जो आप लोग यूज कर रहे हो किस कंपनी का है? हाथ उठाइएगा। फिर वही हाथ। बोलिए देव। सैमसंग। गलत हो गया। अच्छा, गलत हो गया, छोड़ दीजिए आप, और ट्राई मत कीजिएगा। और कोई बता सकता है? अच्छा, टेक्नोलॉजी का हम आज पकड़ लिए। और काजल, बोलिए। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या? गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमको मतलब टेक्नोलॉजी हम थोड़ा सा आज घुस गए इसमें। अरे, ये गूगल का है, गूगल। गूगल का होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड बिलोंग्स टू गूगल। इट इज एक्चुअली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ओपन सोर्स ही है, बट इसमें हम लोग जो यूज करते हैं इट इज डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक, तो ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, और इसीलिए एंड्रॉइड के फोन्स पे आपको जो सर्च इंजन मिलता है वो गूगल का मिलता है एंड्रॉइड पे फोन पर। और यही तो एंटी कॉम्पिटिटिव है, समझिएगा बात को। एंड दिस इज द एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर जिसको यूएस में चार्ज लग रहा है। तुम कोई भी कंपनी फोन बना रही है, एमआई बना रही है, सैमसंग बना रही है, आसूस बना रहा है,
कोई भी बना रहा है, तुम उसमें गूगल का क्यों डलवा देता है कि गूगल का सर्च इंजन रहेगा। तेरा एंड्रॉइड है तो तुम उन लोगों को धमकाता है, डराता है, तुम वो लोग को छोड़ो वो लोग के हाथ में कि वो लोग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाले। ये एक प्रॉब्लम है। आप देखिएगा, सैमसंग बनाए चाहे एमआई बनाए, चाहे वो कोई भी कंपनी बना रही है आज फोन, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। आईओएस कोई नहीं बनाता है। आईओएस केवल और केवल एप्पल बनाता है, केवल और केवल एप्पल। एप्पल एंड्रॉइड नहीं बनाता। और सारी कंपनियां जो एंड्रॉइड बना रही है, बट इट बिलोंग्स टू गूगल। और गूगल जो है वो तरीका लगा लगा करके इन लोगों को बोलता है कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर, सर्च जो होगा उसका डिफॉल्ट मेरा वाला डाल। तो वो वहां से, वो यूएस में बात चल रहा है, अगर वो रिजॉल्व हुआ तो गूगल को वहां से हटा देना पड़ेगा। तब आपको और भी आपको सर्च इंजन दिखेंगे। क्या आप लोग एक और सर्च इंजन का नाम बता सकते हैं? क्या गूगल को छोड़ करके आप कोई एक सर्च इंजन का नाम बता सकते हैं जिससे आप कुछ ढूंढ सके वेब में? पूजा बोलिए। सो याहू। हाँ, याहू एक हुआ करता था, एक जमाना था वो। हाँ ठीक है, सही है काजल। मोजिला फायरफॉक्स। नहीं, मोजिला फायरफॉक्स इज अ ब्राउजर। हमको लगता है इसका क्लास लेना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसका हमको मतलब प्लान करना पड़ेगा एक क्लास टेक्नोलॉजी का। अच्छा, लेकिन अभी अभी का तो प्रॉब्लम सॉल्व करें ना। थोड़ा सा समझ लीजिएगा बात को ध्यान से। आप लोग कंप्यूटर ऑन किए हैं, कंप्यूटर में आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो सर्च करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर। जिस सॉफ्टवेयर को क्लिक करते हैं, किसको क्लिक करते हैं? आप लोग में से कुछ लोग गूगल क्रोम को करते होंगे क्लिक। गूगल क्रोम को करते होंगे तो फर्स्ट पेज गूगल का खुल जाता होगा, दैट इज कॉल्ड होम पेज। क्योंकि गूगल क्रोम में डिफॉल्ट फर्स्ट पेज गूगल का ही रखा हुआ है। मतलब गूगल को क्लिक करते गूगल क्रोम खुलेगा, सॉरी गूगल क्रोम क्लिक करते गूगल खुलेगा। आप में से कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो गूगल क्रोम को नहीं क्लिक करेंगे। किसको क्लिक करेंगे? एज को क्लिक करेंगे। एज एज को क्लिक करेंगे। दैट इज ऑल्सो ब्राउजर। गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। एज इज अ ब्राउजर। ठीक, आप लोग को स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। मेरे स्क्रीन पर नीचे में कुछ दिख रहा है क्या? ये सब जो मतलब कुछ आया नया चीज, क्या दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा ना? नहीं दिखेगा। ये जूम लोग भी प्राइवेसी अच्छा मेंटेन करता है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो हम अभी जो दूसरा काम कर रहे थे, नहीं दिख रहा है, छोड़िए। हम क्या बात कर रहे थे कि आपका कंप्यूटर बना दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों का कंप्यूटर। आप लोग एक्चुअली मोबाइल में ज़्यादा काम करते हैं ना, इसलिए आप लोग को पता नहीं है। यहाँ पे गूगल क्रोम बना हुआ है, इसका आइकन है, आप लोग को पता है आइकन है। आप लोग एक ऐसा करके आइकन मिलेगा, इस तरह से ई लिखा हुआ होगा, दैट इज एच। एक क्या होगा, एक इस तरह का आइकन रहेगा, यहाँ आग लगा हुआ, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स। दिस ऑल आर ब्राउजर्स। ब्राउजर को आप पहले क्लिक करते हैं, तो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो पेज खुलेगा, दैट पेज इज कॉल्ड होम पेज। ध्यान से सुनिएगा जो जो बात बता रहा है, दैट इज कॉल्ड होम पेज। ब्राउजर को क्लिक करने से जो पेज खुलता है, दैट इज होम पेज। गूगल क्रोम में सेट रहता है, दैट इज वो गूगल ही खोलेगा, गूगल सर्च इंजन खोल देगा। एज अगर मैं खोलेंगे तो एज जो होगा वो अपना सर्च इंजन खोलता है, वो हम बता रहे हैं थोड़ी देर में। मोजिला फायरफॉक्स में भी गूगल खुलता है, बट आप उसको इस दोनों में चेंज भी कर सकते हैं। मेरा मन करेगा ना अगर, तो हम दोनों में ही, गूगल क्रोम में और मोजिला फायरफॉक्स में, मेरा मन है तो हम सेटिंग में ऐसा कर देंगे कि जैसे क्लिक करें तो dreamis.co.in खुले। ये हो सकता है। तो हम, मेरा तब जब हमको जैसे हम ओपन करेंगे तो dreamis.co.in खुल जाएगा। तो फिर हमको जाना होगा गूगल में, तो क्या करेंगे? तो गूगल में जाना होगा तो फिर उसका हम एड्रेस बार में जाएंगे और लिखेंगे गूगल, तो फिर गूगल, तब गूगल का वो पेज खुलेगा। तो हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं।
ये देखिए आप लोगों को अब तो दिख रहा है ना, ये चीज दिख रहा है सबको? दिख रहा सर। दिख रहा है। दिस इज एज ब्राउजर। हम किए क्या ना, एक क्लिक किया अपना सॉफ्टवेयर पे, ये खुला। ये जो खुला, दिस इज कॉल्ड होम पेज। ये होम पेज है। अब ये वो यही पेज खोलेगा हमको, लेकिन चाहिए गूगल, तो यहाँ पे लिखा सर्च द वेब। हम यहाँ पे नहीं अभी करके यहाँ पर लिख देते हैं गूगल, तो google.co.in। तो अब ये गूगल खुल गया। ये पेज क्रोम जब आप ओपन करते हैं ना, तो यही पेज खुलता है। जनरली आप चेंज कर सकते हैं, वो सेटिंग्स होता है उसका। तो ये दिस इज कॉल्ड होम पेज। उसका होम पेज अभी दिखाया हम, ये होम पेज था। ये हमारा ये क्या है, एज ब्राउजर है। तो ऐसा दिख रहा था। खैर हम इसको खत्म करते हैं बात को। बात क्या कर रहे थे, वापस आए हम लोग। तो बात ये कर रहे थे कि बात ये कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओपन करते हैं। अब क्या हुआ, तो जो गूगल आया वो क्या है, दैट इज सर्च इंजिन। वो था सर्च इंजन गूगल, वो जो हम बाद में खोले सर्च इंजन। अब वहां से सर्चिंग होता है, वो पूरा वेब का पास इंडेक्स रहता है, पूरा वेब का कहाँ क्या है वो इंडेक्स बना के रखा है। आप सर्च मारेंगे वो बता देगा, अरे ये चीज है। तो ये सर्च इंजन है। तो याहू बोली दैट इज करेक्ट। एक और सर्च इंजन जो है अभी जो थोड़ा वो चल रहा है, वो गूगल तो मास्टर है, तो गूगलिंग ही बोलते हैं कुछ करने को। दैट इज कॉल्ड बिंज। ये भी सर्च इंजन, आप सर्च मारेंगे इसमें रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, रिजल्ट आता है इसमें भी। बट गूगल जैसा अभी बेहमोथ बड़ा सा नहीं बना हुआ है ये, बट स्टिल ठीक है कुल मिला करके। और खास करके हमको कभी कभी अच्छा फील करा देता है कि जब हम जमशेदपुर में यूपीएससी इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसे देखते हैं कि किसका किसका लोग लिस्टिंग किया है, तो गूगल लोग जो देता है वो 35 के आसपास में ड्रीम आईएएस को दिखाता है, जबकि बिंज जो है 3rd नंबर में दिखाता है। तो अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग का, बट दिस इज ऑल्सो सर्च इंजन। तो बात क्या समझाया आप लोगों को, कुछ बात समझा रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर बता दिए कि ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर पेज विजिट करने के लिए होता है। और गूगल क्या है, दिस इज सर्च इंजन। बिंज क्या है, दिस इज सर्च इंजन। वो उसके पास इंडेक्स है। आप जब उस पेज पे जाते हैं तो वो उसे पूछता है क्या क्या खोजना चाह रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि ये वाला बताओ हमको। तो आप जो लिखते हैं उसको बताते हैं दैट इज कीवर्ड। तो आप कीवर्ड जो बोल रहे हैं कीवर्ड, आप जो लिखते हैं दैट इज कीवर्ड। तो आप कीवर्ड डालें। अब कीवर्ड लेकर के बोलेगा अच्छा तुमको ये वर्ड चाहिए वेब में, ठीक है रुको हम तुमको बताते हैं कि कहाँ का तुमको ये वर्ड मिलेगा। वो खोज के ले आएगा, बताएगा कि यहाँ पर ये वर्ड आपको मिल जाएगा। तो खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है क्या यहां तक? नहीं है। तो हुआ क्या है कि iOS का नया वर्जन जब आएगा, दैट विल बी iOS 14। सब बता दिए ना इधर का काम का चीज, एंड्रॉइड, गूगल, iOS, मैकिंटोश। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछते हैं। आप लोग कंप्यूटर जो है लैपटॉप, आप लोग के लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इंटेल का है ना सर। क्या क्या बोल रहे हैं? इंटेल। इंटेल। रिपीट कीजिए, क्या बोले? आवाज ही नहीं आ रहा, आवाज रुक गया। चैट में लिख दीजिए। आवाज नहीं आ रहा। अच्छा आप लिखिए, हम बात करते हैं। अच्छा हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है आप लोग पर। या तो आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर नहीं यूज कर रहे हैं, आप लोग पूरा मोबाइल में ही पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि
आप लोग कंप्यूटर का भी यूज किया कीजिए बीच बीच में। मैं तो एग्जाम में मोबाइल के मुकाबले कंप्यूटर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। खैर, आपके जो लैपटॉप में या आपका जो भी ये है लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड विंडोज। विंडोज। अब एक क्वेश्चन और, ये किस कंपनी का है विंडोज? तमन्ना। फिर से माइक्रोफोन लॉक हो गया, खुला था। कहाँ आवाज आ रहा है? अच्छा काजल बोलिए। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो कितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की है हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की 3। कौन कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट का होता है विंडोज, जिसका लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10। एप्पल का है मैकिन्टोश एंड आईओएस। मैकिन्टोश फॉर लैपटॉप्स एंड आईओएस फॉर आईफोन्स एंड एंड्रॉइड बाय गूगल। हम लोग क्या बात किए? 3 आप लोगों को बताया अभी। तो खैर, अब क्या है कि अब एक दूसरा बात बता रहे हैं। हम अपना फोन में एक स्पोर्ट्स शू सर्च कर रहे थे 2-3 दिन पहले। तो सर्च कर रहे थे स्पोर्ट्स शू अपना फोन में। किससे पूछे थे? गूगल से पूछे थे। गूगल से पूछते हुए अमेजन में गए थे, लेकिन फोन में सर्च किए थे। लेकिन मेरा कंप्यूटर में जब हम फेसबुक ओपन किए तो फेसबुक वाला लोग प्यूमा का एडवर्टीजमेंट को कर रहा था, और भी 2-4 तरह का शू का एडवर्टीजमेंट कर रहा था। हम सर ये तो मेरे साथ बहुत पहले से हो रहा है। मेरे साथ ही बहुत पहले से हो रहा है। हम सबसे रिसेंट वाला बता रहे थे। ठीक, हम अपना फोन में सर्च किए और अभी गूगल से पूछे। देखिए मजेदार बात है, गूगल से पूछे, गूगल को पता चला होगा। गूगल और फेसबुक एक कंपनी नहीं है। गूगल से होते हुए हम अमेजन में चले गए। अमेजन फेसबुक भी एक कंपनी नहीं है, बट फेसबुक हमको एडवर्टीजमेंट दिखा रही थी कि लेना है क्या ये चीज, फेसबुक वाला। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, आपका मोबाइल में अगर कोई ऐप इंस्टॉल है तो आपको ट्रैक करता है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ये एंड्रॉइड वाले फैसिलिटी देते हैं ऐप्स को कि आप ट्रैक कर लीजिए यूजर को, क्या कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस में इंटरेस्ट है, क्या क्लिक किया। तो ये एक बोलते हैं ट्रैकिंग। अभी क्या है, एप्पल वाला लोग एक नया जब ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, इसका नाम है iOS 14। तो ये लोग क्या किया है, ये लोग मैंडेटरी कर दिया है, ध्यान से समझिएगा, मैंडेटरी कर दिया है ऐप मेकर्स के लिए कि उन लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा यूजर का कि क्या आपको ट्रैक करे। अभी मेरे से आज तक कोई परमिशन नहीं लिया कि हम जब शू खोजेंगे तो तुम दिखा देना। ठीक, अभी देखिए इसका बहुत एक नेगेटिव साइड है, बहुत नेगेटिव साइड है। मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी, लोग ऐसा जनरली नहीं करते हैं, बट अगर हम मेरा किसी फ्रेंड के साथ हम फेसबुक अगर में बैठ गया होता है कि चल ये देखते हैं फेसबुक या कुछ दिखाते हैं, तो वो मेरा फेसबुक में जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, उस एडवर्टीजमेंट को देख करके उसको तो ये पता चल जाएगा कि ये आजकल क्या कर रहा है। ये तो शुक्र है कि ये शू था। कुछ ऐसा कुछ होता जो स्कैंडलाइज किया जा सके, हो ही सकता था कि अरे हम गए थे उसके साथ फेसबुक देख रहे थे, ये एडवर्टीजमेंट आ रहा था। तो ये जो है, आप लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये हुआ था, एक रियल घटना बता रहे हैं। कोई लड़की किसी स्टोर में गई, मतलब फैमिली था, तो उस स्टोर में उसको एक कुछ लिफलेट वगैरह कुछ दिया गया, कुछ भी टारगेटेड एडवर्टीजमेंट था, या
कुछ था, मतलब उसको मिला उसके हाथ में। तो उसमें क्या था ना, लड़की थी 14 या 15 इयर्स की लड़की थी, 15 इयर्स की होगी। तो उसको ना प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड कुछ उसको हाथ में उसको दे दिया। उसका माँ बाप भड़क गया कि मेरी बेटी जो है वो मतलब इतना कम एज के बच्चों को प्रेगनेंसी के बारे में देने का क्या मतलब है। तो बाद में पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट थी। ठीक, माँ बाप को पता नहीं है, लेकिन वो जो आप लोगों को पता होता है कि ये ऐसा है। तो कोई यंग लड़की है अनमैरिड और वो प्रेगनेंसी का रिलेटेड कुछ की वो टेस्टिंग वगैरह कर रही है और फेसबुक में एडवर्टीजमेंट आने लगे, तो सामने से कोई देख रहा है उसको ऐसी पकड़ में आ जाएगा कि मसला क्या है। तो ये है तो अपने आप में खतरनाक ये चीज क्या है। तो ये जो है एप्पल वाले लोग क्या कर रहे हैं, एप्पल वाले लोग अब ये कंपलसरी कर रहे हैं iOS 14 से कि यूजर जो होगा वो परमिशन देगा कि ट्रैक में मतलब अक्रॉस एप्स। फेसबुक पर अब जो करेंगे वो तो ट्रैक करेगा ही करेगा, बट आप गूगल पे क्या कर रहे हैं, वो एंड्रॉइड में ट्रैक होता है, उसका परमिशन है, फेसबुक को सबको परमिशन रहता है। लेकिन iOS में आपको स्नाइपेट दिखाएगा फेसबुक कि आपका हम डेटा ट्रैक करेंगे, देखिए इस टाइप का होगा डेटा, वो डेटा भी दिखाएगा इस टाइप का डेटा होगा कि आप चाहते हैं कि हम ट्रैक करें। तो आप अगर ओके करेंगे तो उसको iOS परमिशन देगा फेसबुक को कि ठीक है इस यूजर का कर लो। तो यूजर का क्या होता है, यूजर का होता है एक एडवर्टाइजिंग आईडी। तो एडवर्टाइजिंग आईडी होता है यूजर का। अब यूजर का एडवर्टाइजिंग आईडी में ये सब डेटा रहता है कि वो क्या कहाँ मार्केट में खास करके कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है। तो वो एडवर्टाइजिंग आईडी जो होगा वो देख पाएगा अगर परमिशन दे दिया तो। और अगर परमिशन नहीं दिया तो वो ऐप जो होगा वो एडवर्टाइजिंग आईडी नहीं देख पाएगा, उस रिलेटेड डेटा नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे एप्पल जो है वो प्राइवेसी दे रहा है। तो फेसबुक क्या किया, इतना मैं भी चिढ़ा हुआ इस बात को लेकर के कि यूएसए में फुल पेज एडवर्टीजमेंट छापा है कि एप्पल जो है ये छोटा छोटा बिजनेस को मार देगा, छोटा छोटा बिजनेस इसी पे ग्रो करते हैं और ये एप्पल का पॉलिसी ठीक नहीं है। हम बता रहे उसका बोलने का क्या सेंस है एक बार। लेकिन इस तरह का इवेंट इंडिया में भी हो चुका है। फेसबुक बड़ा झल्लाया हुआ था इसको। फ्री बेसिक्स करके एक प्रोग्राम था इसका, उस प्रोग्राम में लोग चाह रहा था कि कुछ लोगों को कुछ साइट फ्री में विजिट करने मिले, फ्री में। वो पर्टिकुलर 30-35 साइट्स थे जिसमें चाह रहा था कि फ्री में विजिट करे लोग। फेसबुक फ्री में डेटा देने का चक्कर में था। वो इंडिया का ट्राई जो था इसको रोक दिया कि नहीं ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो यहाँ भी ये लोग फुल पेजेज ये डाले थे, ये लोग एडवर्टाइजमेंट डाले थे कि ये होना चाहिए। और जब ये नहीं हुआ तो ये बोले थे इसीलिए तो इंडिया तरक्की नहीं करे, इसलिए तो बुरा हाल है। मतलब उतना चिढ़ा हुआ था। अभी फिलहाल ये iOS से चिढ़ा हुआ है कि ये ऐसा क्यों है। अब बात यह है कि ये भी समझ लेते हैं कि इसका क्या पॉइंट है, फेसबुक क्या पॉइंट बोल रहा है। आप समझिए एक बात। अब मेरा दूसरा बात समझिएगा, वो एक एग्जांपल देती कि कितना घातक हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट दे रहे हैं कि कहाँ पे बेनिफिशियल भी हो सकता है, जहां पे बेनिफिशियल हो सकता है। सोचिए हमको खुद वो स्टूडेंट्स तक पहुंचना है जो कि इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं। अब बेनाइन वे में थोड़ा सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं, यूपीएससी इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं। तो अगर हम एडवर्टीजमेंट, अगर मेरे पास डेटा ना हो कि कौन लोग है जो सर्च कर रहा है, तो ऐसे क्या होगा, मेरा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। उन लोगों तक पहुंच जाएंगे हम जिनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। तो हम फेसबुक को पैसा दे सकते हैं कि तुम लो पैसा और मेरा एडवर्टीजमेंट उन स्टूडेंट तक पहुंचाओ जो कि मेरे पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो उसको तो पता है कि कौन सर्च कर रहा है, तो वो वहां तक मेरा एडवर्टीजमेंट पहुंचा सकता है। तो मेरा कम कॉस्ट में मेरा ज्यादा लोगों तक हम जो पोटेंशियल कैंडिडेट वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये फेसबुक इसी मुद्दा को उठा करके iOS पर अटैक किया हुआ है एप्पल पे कि तुम लोग छोटा बिजनेस जो है उसको मार देगा, ये लोग सही जगह पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बात ये भी हम लोग को समझना चाहिए कि फेसबुक ये छोटा बिजनेस के लिए तो बहाना है कि वो कि मारे जाएंगे। एक्चुअली इसका अपना बिजनेस मॉडल जो है उस पर बहुत बड़ा खतरा उठ जाएगा, क्योंकि लोग फेसबुक को एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि इसको तो पता ही नहीं किसी के बारे में कुछ। तो इसीलिए डेटा ही इन लोगों का ऑयल है, ये इसी पे ये लोग जी रहे हैं। तो डेटा जहां इनको रोका, तो iOS क्या किया है, डेटा ही रोका है कि डेटा इनको ना मिले। तो iOS जवाब भी दिया है कि हम रोके भी कहाँ हैं, हम तो केवल बोल रहे हैं कि यूजर से पूछ लो। तो पूछने में भी फेसबुक को फिलहाल परेशानी है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज है, एक साइट है पॉर्न हब। ये साइट जो है इट इज बैंड इन इंडिया। इसमें अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल में ये बोला गया कि इस साइट में पॉर्न हब में पॉर्न वीडियोस हैं। ये पॉर्न वीडियोस जो हैं ये लाखों वीडियो ऐसे हैं जिसमें कि बच्चों को दिखाया गया है, और यही नहीं, रेप का वीडियो बना करके लोग पॉर्न हब पे डाल दिया है, मतलब एक्चुअल रेप। फिर रिवेंज पोर्नोग्राफी, किसी के साथ कभी अफेयर रहा और उसका फोटो मिल गया। उस टाइम ऐसा था कि लोग ट्रस्ट कर लिए, बाद में उसको छोड़ करके दूसरा सा अफेयर कर लिए, तो उसका भी पोर्न वीडियो जो था, जो बनाया गया था कभी किसी टाइम में, उस पोर्न वीडियो को भी डाल देते हैं। इवन स्पाई कैम वीडियोस, जैसे आप लोगों को पता होगा कभी कभी ऐसा आता है न्यूज में कि जहाँ पे ड्रेस चेंज करने का जगह होता है किसी मॉल वगैरह में, वहां पर कैमरा कई बार हो सकता है कि रहे, ऐसा कभी कभी देखा गया है, या फिर किसी होटल में बाथरूम में, तो वो सब वीडियो भी वो इसमें है। ये वाला न्यूयॉर्क टाइम्स छापा। न्यूयॉर्क टाइम्स जब ये रिपोर्ट छापा तो फिर क्या हुआ कि अब ये मॉडल क्या है उसको समझते हैं। मॉडल क्या है ये कि ये पॉर्न हब जो है दिस इज अ टाइप ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब में लोग, हम अपना वीडियो डालते हैं, आप देखते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट भी आता है, उस एडवर्टीजमेंट से हमको कुछ पैसा आ सकता है या आता है। तो वो जो होगा पॉर्न हब में क्या है कि लोग अपना पॉर्न वीडियो बना करके डाल सकते हैं, जिनको यही प्रोफेशन है जिनका, और वो डाल सकते हैं, और उसमें एडवर्टीजमेंट आता है, उस एडवर्टीजमेंट से उनको इनकम भी होता है। तो लोग इसके अलावे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो प्रीमियम कंटेंट होते हैं, वो प्रीमियम कंटेंट जो होते हैं लोग उसको देखने के लिए पोर्नहब को पैसा देते हैं। तो कैसे देते हैं? मास्टर कार्ड, वीसा से देते हैं। तो जैसे रिपोर्ट छपा कि इस तरह के भी वीडियो हैं, तो ये जो मास्टर कार्ड और वीसा वाले बोले कि हम अपना कार्ड से वहां पेमेंट अब नहीं जाएगा, ये लोग ब्लॉक किए। तो इसका मतलब है कि पोर्नहब का एक बहुत बड़ा जो मतलब पैसा का सोर्स था वो कट गया, क्योंकि अब तो कोई खरीद नहीं पाएगा उसको। तो ये लोग अभी 1 करोड़ वीडियो अपना साइट से डिलीट कर दिया है। मतलब कि ये बोलते हुए कि हम लोग मतलब बात को समझ रहे हैं, और इसमें से इस तरह के वीडियो हम लोग हटा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस साइट को जो डैमेज होना था वो डैमेज हो गया, क्योंकि इसका पैसा का सोर्स रुक गया। एक तो इसका पैसा का सोर्स रुक गया, लेकिन इसको अभी बिटकॉइन से लोग चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, बट बिटकॉइन बहुत पॉपुलर नहीं है, तो बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं लोग। इसका पैसा का सोर्स रुक गया, और दूसरा उन लोगों का भी पैसा का सोर्स रुक गया जो इसी काम से, पोर्नोग्राफी से, अपना खुद का पोर्नोग्राफी से पैसा कमा रहे थे। तो ये अच्छा, यहाँ भी एक मजेदार बात है कि यहाँ भी एक मोनोपोली है। जो हम लोग बात कर रहे थे गूगल, एप्पल और इसमें, ये पोर्नहब का जो कंपनी है, जो कंपनी इसको ओन करती है, दैट कंपनी इज कॉल्ड माइंड गीक। ये माइंड गीक पोर्नहब का भी की भी मालिक है, प्लस रेड ट्यूब, ये सारे के सारे पोर्नोग्राफिक साइट है, यू पोर्न और रियलिटी किंग्स, ये सारे के सारे की मालिक है। यानी पोर्न वीडियो पे इस कंपनी का इकलौता मतलब एक छत्र राज्य चल रहा है। तो ये भी आज न कल, चूंकि ये न्यूज में आ गया, ये हो सकता है आज न कल इसका बारे में भी आ जाएगा कि इसको भी तोड़ो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये न्यूज खुद पढ़ लीजिएगा कि हार्ट डिजीज जो है वो सबसे बड़ा किलर है। चाइना में जो वायरस आया था, तो WHO की टीम जा रही है वहां पे कि विजिट करने कि कहाँ से ये निकला, कैसे निकला। आप लोग को पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि यूनान का सी फूड मार्केट है, वहां से ये इसका फैलना शुरू हुआ था। तो किसी को याद है क्या कि ये किस प्रोविंस में है ये जगह? ये यूनान सी मार्केट ये किस प्रोविंस में है चाइना का? हाँ ममता बोलिए। सर हुबेई प्रोविंस। हाँ, ये जो है हुबेई प्रोविंस में है। तो ये जा रहा है, लेकिन चाइना वाला लोग जो है अभी प्रोपेगेंडा शुरू किया है। ये लोग क्या
मतलब अलग अलग लोगों को कोट कर रहा है, WHO को कोट कर रहा है, वहां के पेपर में निकल रहे हैं कि लगता है चाइना से नहीं शुरुआत हुआ था, लगता है किसी और देश से शुरुआत हुआ था, फैला चाइना में पहले पहले आया, लगता है कहीं और से था, शायद इंडिया से आया था। इस तरह की कहानियां जो है लोग गढ़ना शुरू कर दिए हैं। इसमें जो आर्टिकल है म्यूटेटेड कोरोना वायरस एंड इन इट्स इम्प्लीकेशन, ये अच्छा देखते हैं क्या है ना कि हमारा बॉडी जो है इट इज मेड अप मोस्टली ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक आर्टिकल छपा है। तो प्रोटीन जो होते हैं ना वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। ह्यूमन बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स जो है आप ऐसे समझ लीजिए फिलहाल कि यहाँ एक अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है ये। तो एक स्ट्रक्चर जो होगा वो दूसरा टाइप का होगा, अमाइनो एसिड 2 हो सकता है, इस तरह का कुछ हो, अमाइनो एसिड 3, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स ये आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको जान करके अगर हम जान जाएं तो पता चलता है कि इसका फंक्शन क्या है। और अगर किसी दूसरा एनिमल में वो प्रोटीन जो खास स्ट्रक्चर का है, हमारे में कुछ खास स्ट्रक्चर का है, तो कैसे उसमें चेंजेज हुए सब पता चल सकता है। तो उसके बारे में एक आर्टिकल निकला हुआ है। सबसे पहला प्रोटीन जिसको पकड़ लिया गया था उसका स्ट्रक्चर को देखा गया था कि मतलब कैसे जुड़े हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, सोचिए हो सकता है ना सबसे पहले ये है, इसके साथ ये जुड़ जाए और उसके बाद ये आकर के जुड़े, ये हो ही सकता है कि यहीं से शुरू हो और ये इससे पहले अटैच हो और ये फिर इससे अटैच हो। तो कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग प्रोटीन बनते हैं। तो सबसे पहले मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्लियर हुआ, और हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर क्लियर हुआ तो एक अमाइनो एसिड का चेंज, यानी आप 20 यहाँ पे ऐसे 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 कर लीजिए, ये किसी भी तरह से जुड़े हुए आपस में, और एक इधर उधर हो गया, एक अमाइनो एसिड यहाँ से हटा कोई। अब देखिए अब ये ऐसे है ना, एक बात और समझा दे रहे हैं, 20 अमाइनो एसिड्स का मतलब हो गया ये रिपीटिशन भी होता है, ये तो यूनिक है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये 20 तो है, लेकिन सोचिए इसका नंबर 1 दिए 2 दिए, लेकिन 2 के बाद हो फिर 2 आ जाए, हो ही सकता है, 2 के बाद फिर 1 आ जाए, फिर 3 शुरू हो, या इधर ही 20 नंबर हो, इस तरह से सीक्वेंस हो सकता है। तो सीक्वेंस कई हो सकते हैं। तो ये 2 और 2 था, यहाँ पे 2 हटा यहाँ से, इसके जगह में आ गया 4। तो ये जो हो गया प्रोटीन बदल गया। अब ये प्रोटीन बदल गया तो अगर हीमोग्लोबिन में एक सिंगल अमाइनो एसिड का चेंज होता है, सिंगल अमाइनो एसिड का, तो क्या होता है कि वो जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी ऐसे होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है ये, तो ये सर्कुलर बाइकॉनकेव। लेकिन अगर ये एक प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ तो इसका शेप बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये डिफेक्ट आ गया, बीमारी हो गया, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। एक अमाइनो एसिड का चेंज, एक जीन। अब अमाइनो एसिड क्यों बदल गया? क्योंकि अमाइनो एसिड इसलिए बदल गया क्योंकि जीन था, जीन बोल रहा था कि ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। जीन बोला कि जीन में चेंज हो गया, उस जगह जहां पे वो जीन था वहां पे दूसरा जीन आ गया, वो जीन के कारण दूसरा अमीनो एसिड आ गया, दूसरा अमीनो एसिड आ गया तो वो दूसरा बन गया, तो ये बीमारी हो गया, सिकल सेल एनीमिया। तो कहाँ पे चेंज आया? अच्छा आप लोग बताइए कहाँ पे चेंज आया जिस कारण से ये यहाँ पे अमीनो एसिड चेंज हो गया? आप लोग बताइए कहाँ पे चेंज आया? डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड कहाँ पे एक्चुअली चेंज आया था? रियल में बेस कहाँ पे है जहां पे चेंज आने के कारण यहाँ पे चेंज आ गया? हाँ काजल बोलिए। डीएनए में चेंज आया, कि डीएनए जो हुआ, डीएनए में चेंज आ गया, इस कारण से ये चेंज आ गया। तो ये इस बारे में है एक अभी एआई बेस्ड प्रोग्राम है अल्फा फोल्ड 2, एक कंपनी जो है इसका नाम है डिप माइंड, आजकल खूब चल रहा है सब। ये एआई का बेसिस पर, एआई का यूज करके ये कोरोना वायरस का
ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको ये डिकोड किया हुआ है कि इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने से पता चल जाएगा कि ये इसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, ठीक। तो वो उसका जो जीनोम है वो तो आरएनए है, तो आरएनए में क्या है, कहाँ पे है, कहाँ चेंज कर देंगे तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा। तो खैर ये इसको अभी डेसिफर किए हैं। तो यही यहाँ पे था, हमको जो बताना था हम बता दिए कि डीएनए जो होता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज अ जीन। डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, वो जीन होता है, एक सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस जो होता है वो जीन होता है, वो जीन जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। तो एक जीन जो होगा वो एक प्रोटीन बनाता है। तो जीन में क्या है, वो कोडिंग होते हैं। अब ये कोडिंग जो होगा एक ये डीएनए है। अब ये डीएनए का आप लोग सोचेंगे, यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर में यहाँ पे डीएनए है। ये डीएनए दिखता है ऐसा। ये डीएनए का एक हिस्सा का बोलेंगे जीन, ये है जीन। ये जीन में कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा में थोड़ा सा एरर आ गया, मामूली सा। उससे क्या होगा, एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया। ठीक ठाक आरबीसी के लिए ठीक बन रहा था, वो यहाँ पे इसका कोडिंग से वो बनते जा रहा था, लेकिन कोडिंग ही खराब हो गया। कोडिंग होता गलत चीज बनना शुरू हो गया। ठीक है, मशीन को इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है, आप सोचिए कि पर्सन वहाँ पे खड़ा है, बोल रहा है बनाओ बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, बोलते बोलते उसके बाद चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया, ऐसे होता एक्चुअली नहीं है, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं कि उसके बाद चेंज हो गया, तो ये सेल चेंज हो गया, तो यहाँ क्या होगा कि वो बीमारी दूसरा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इसका जीनोम को पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो म्यूटेटेड कोरोना वायरस के बारे में है, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये हम छोड़ रहे हैं इसको। इसमें आप पढ़ के समझ लेंगे आराम से। एक नया ड्रग आया, उसका नाम है माल्नोपिरावीर। ये जो है ये सार्स कोरोना वायरस पे काम करते हुए मिला, पहला एक ओरल ड्रग है जो क्लियर कट एविडेंस अभी आया हुआ है कि ये कोरोना वायरस को रोकता है। फेरेट पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, और ये रिपीट कर रहे हैं, ये पहला एक ड्रग है जो बनाया गया है, कोरोना वायरस पे असर करता है ड्रग। तो ये जब आ जाएगा मार्केट में, बट एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एक तो वैक्सीन एक न्यूज है, दूसरा बीमार वैक्सीन। अच्छा, एक बात आप लोग से पूछ रहे हैं कि बीमारी आपको हो चुका है अभी इसी साल, तो क्या वैक्सीन काम करेगा आपके ऊपर में, मतलब अपना जो उसका फंक्शन है क्या फुलफिल करेगा? आपको बीमारी एक बार हो चुका है, कोरोना वायरस हो चुका है, क्या वैक्सीन लेना चाहिए? काजल बोलिए। तो वो डिपेंड करता ना वैक्सीन किस टाइप का, एटेन्यूएटेड है कि किस टाइप का। अगर एंटीबॉडीज हमारे अंदर में बना रहा है, या फिर वो बना बनाया एंटीबॉडीज दे रहा है। नहीं, इसका सिंपल सा बात यह है कि वैक्सीन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा बहुत आश्चर्य होता है, डॉक्टर्स लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी किए थे कि हमारी सरकार का कोई मंत्री बोल रहा था कि जिनको हुआ है वो भी लीजिए। एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वैक्सीन डालते क्यों है? क्योंकि हम एक्सपोज नहीं है, हम दिखाते हैं सब बॉडी को, देखो यही है। थोड़ा लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज समझा रहे हैं, देखो यही है वायरस। तो वायरस देखो तो अरे ये है, अच्छा रुको काम करते हैं, वो बनाता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बना लेता है, बोलता है ठीक है अब आएगा तो समझ लेंगे हम, तो वो समझ लेंगे। तो अब और ये तो हम लोग अटेन्यूएटेड लाए या कुछ भी एमआरएनए लाए, कुछ भी लेकर के आए, बट वो बॉडी को दिखा दिए देखो यही वाला है, और वो लड़ने के लिए अपने को रेडी कर लिया। जब ऑलरेडी वायरस ही घुस चुका है, ऑलरेडी वायरस ही ओरिजिनल वाला घुस चुका है, तो बॉडी आप जिंदा बच गए हैं, तो आपका बॉडी जो है बहुत रोबस्ट इम्यून सिस्टम को माउंट किया होगा, वो वैक्सीन से भी ज्यादा रोबस्ट। तो वो ऑलरेडी आपका बॉडी को पहचानता है, वैक्सीन लेकर के अच्छा यही वाला है, बॉडी तो पहली मार के उसको खत्म कर देगा, वो उसको काम भी नहीं करने देगा ठीक से देखा जाए तो वैक्सीन का जरूरत जिसको बीमारी के बाद नहीं होता। वैक्सीन इज प्रिवेंटिव स्टेप, नॉट फॉर ट्रीटमेंट। वैक्सीन अगर किसी बीमारी का, हम थोड़ा इस बात को समझ लीजिएगा, किसी बीमारी का अगर वैक्सीन है
तो कुछ लोगों को ये मन में रहता है कि ठीक है वैक्सीन है ना, हो जाएगा तो वैक्सीन है ना, कुछ ऐसा भी होता है। सोचिए हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कभी-कभी, ठीक है हो जाएगा तो वैक्सीन है, ना, ना, वैक्सीन पहले लेने के लिए है, हो जाएगा तब क्या? तब वैक्सीन हो जाएगा तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगा, उसका कोई रोल ही नहीं है। वो तो अगर अगर वो हेपेटाइटिस पहले ही से घुस चुका है असली वाला, तो वो नकली वाला मतलब खराब मतलब कमजोर वाला जा करके अब क्या करेगा? अब तो बॉडी को जो डैमेज करना था वो असली वाला कर दिया, और कमजोर वाले को अगर पहले से डाल देते तो वो मजबूत वाला के लिए रेडी होता। तो कोई भी बीमारी, रिपीट कर रहे बात को कि कोई भी बीमारी में वैक्सीन अगर उसका है और ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि अब सोचिए ना पोलियो है, तो पोलियो का वैक्सीन है बट इज देयर एनी ट्रीटमेंट? ना, ट्रीटमेंट नहीं है, तो वैक्सीन कब ले? अरे होने से पहले ले लो, होगा नहीं बच्चा को। लेकिन हो गया तो बोलेंगे अरे इसको हो गया, इसको वैक्सीन दे दो, उसका कोई मतलब नहीं है। किसी को पॉक्स पॉक्स का वैक्सीन है, सीधे पॉक्स ही हो गया, स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स है तो वो मरने का रास्ता में है क्योंकि उसको तो हो चुका है। तो खैर अगर हो गया है तो वैक्सीन का पीछे दिमाग लगा के फायदा नहीं है। हालांकि हमारा कोई मिनिस्टर वगैरह बोल दिया था कि जिनको हो गया वो भी ले, तो ये तो मार्केटिंग है अपना अपना, जिनको नहीं समझ में आता है तो वो उसके लिए है ये, मतलब कि बाकी मैक्सिमम लोग जो है वो सोचेंगे कि ले लेते हैं तो कंपनियों का फायदा हो जाएगा। तो ये जो है खैर, तो ये क्या हुआ, वैक्सीन अपने आप में रहे ठीक बात है, लेकिन वैक्सीन होना पूरा सेफ्टी नहीं देता है, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लिए, ठीक, वो वैक्सीन नहीं लिए, तो वो किसी भी कारण से नहीं लिया, हो गया तो तब तो वैक्सीन काम नहीं करेगा, तो एक दवा भी तो होना चाहिए। तो ये पहला एक ओरल ड्रग ऐसा आया हुआ है, मतलब अभी रिसर्च में एक सक्सेसफुल ड्रग आया हुआ है, उसका नाम है मोलनुपिरावीर, जो ये काम कर रहा है, तो जब प्रोडक्शन होगा तो काम करेगा ये। तो अब लास्ट न्यूज है, लास्ट न्यूज ये है कि ये एडिटोरियल था, इस एडिटोरियल में राइटर बोल रहा है कि हमारी जो कंपनियां हैं, एक कंपनी यहाँ पे बना रही है भारत बायोटेक और एक है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। तो ये राइटर ऐसा बोल रहा है कि ये दोनों ही कंपनियां हमारा जो ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास पहुंच गए कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दो, इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दो, ठीक, फटाफट पहुंच गए। तो पहुंच गए तो ये राइटर बोल रहा है कि इनको पहुंचना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए था? क्योंकि इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इवन वो थर्ड फेज वाला ट्रायल जो है अभी किया भी नहीं है, बिना थर्ड फेज, नहीं सीरम नहीं, भारत बायोटेक फर्स्ट और सेकंड फेज का डेटा में अभी तक जितना सारा इमरजेंसी यूज अप्रूवल आया वो थर्ड फेज का डेटा थोड़ा बहुत आ गया है, पूरा भले ना आया, थोड़ा बहुत, कम से कम 2 महीना हो गया थर्ड फेज का सेकंड डोज दिए हुए, तो उसके बाद 2 महीने बाद उसको इमरजेंसी यूज से मिला है। लेकिन यहाँ पे थर्ड फेज किए ही नहीं है और पहुंच गए इमरजेंसी, तो ही फेज में कि इमरजेंसी यूज अप्रूवल दीजिए। तो ये राइटर बोला है कि ये जो कंपनियां की है वाला काम, दोनों कंपनियां, भारत बायोटेक थर्ड फेज का दिया है, बट थर्ड फेज का उसका 28 नवंबर को खत्म हुआ था, ये थर्ड फेज का सेकंड डोज जो था, सेकंड डोज, तो बोला कि यार 1-2 वीक का डेटा लेके पहुंच गया था कि, तो फिर ये राइटर बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है इंडिया का, वो दोनों को मना कर दिया कि आप लोगों को इमरजेंसी यूज अप्रूवल नहीं देंगे और बेहतर डेटा लेकर के आइए, हम और मेरा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तभी आपको अप्रूवल देंगे। तो ये बोल रहा है राइटर कि दुनिया की 9 कंपनियां आपस में मिल करके डिसाइड की कि हम लोग इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो होगा वो नहीं मांगेंगे, ठीक, इमरजेंसी यूज अप्रूवल नहीं मांगेंगे जब तक कि हमारे पास सफिशिएंट डेटा ना हो जाए। और इंडियन कंपनी को कंपेयर करके बोला है कि कंपनियां पब्लिक ट्रस्ट को खत्म कर रही है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लॉन्च कर देंगे वैक्सीन को और कुछ होने लगेगा तो पब्लिक जो होगा फिर तो वैक्सीन लेना ही बंद कर देगी। तो ये मतलब तारीफ किया फिलहाल हमारा ड्रग कंट्रोलर का कि कम से कम ये, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोल दिए थे कि 1-2 वीक में लॉन्च हो जाएगा वैक्सीन, तो ये प्रेशर में नहीं आया, ये बात ये बोल रहा है। तो ठीक है, आज का हम कवर किए जितना कवर किए, अब हम बता ही दिए कि कल का क्लास ममता लेगी, और फिर कुछ क्लास हो सकता है अभी फिर ममता लेगी, हम थोड़ा दूसरा तरफ ध्यान बटाना चाह रहे हैं, मतलब ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्लास खुलने वाला है, तो
कुछ अगर आप लोग को दिक्कत होगा कहीं पर भी, तो जब हम क्लास लेंगे फिर तो वहां पे सॉल्व करेंगे। अगर अगर आप लोग लगेगा कि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो होगा तो नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग तो भी क्लास किए ही है। तो हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सर क्लास कब खोलेंगे? देखिए अभी क्लास लगातार, कल तो क्लास चलेगा, कल ममता लेगी क्लास। 2 दिन हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों को। 31st एंजॉय कर लीजिए, 1st एंजॉय कर लीजिए, और फिर 2nd से हम लोग शुरू हो जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ केवल अभी फिलहाल करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे, और साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक छूटा है, 1 या 2 दिन हम लेंगे। तो 2 तारीख और 3 तारीख को हम साइकोलॉजी ले रहे हैं। जो छोटा सा बचा हुआ है उसको हम फिनिश कर देना चाह रहे हैं कि परसेप्शन एक खत्म हो जाए। तो हम उधर अभी फोकस कर रहे हैं, और इधर में जब ये सीट खत्म होने को रहेगा, फिर लास्ट में हम एक और क्लास लेंगे, जो बचा खुचा मॉपिंग अप टाइप का टॉपिक रहेगा। वो आज एक ले लिए, एक लास्ट में लेंगे टेस्ट से ठीक पहले। क्लास खुलेगा, ये हालांकि गवर्नमेंट का परमिशन नहीं आ रहा है, लेकिन हमको फिर भी उम्मीद है कि अगर बहुत बहुत लेट होता है तो 16 तक जरूर खुल जाएगा। उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। हम 4th को उम्मीद कर रहे थे, नहीं हुआ सक्सेसफुल। 11th को भी एक उम्मीद है, और एक 16th को उम्मीद है। 16th वाला तक खुलना ही खुलना है। तो फिर हम लोग हिस्ट्री अब वहीं कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिलहाल साइकोलॉजी यहाँ पे खत्म कर दे रहे हैं, जो बचा खुचा है। 2 दिन लगेगा हमको। तब तक करंट अफेयर्स हम लोग का, करंट अफेयर 2 तारीख से लगातार चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ये लगातार चलेगा। ये मतलब क्लास ऐसा नहीं कि गैप होने वाला आप लोगों का। और किसी को पूछना है? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। कल मतलब ममता का क्लास कीजिए। क्लोज कर रहे क्लास फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.